नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और वक्त हो चला है 5 का पंच का, यानी कि दिन भर की 5 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आपके बीच। तो चलिए जानते हैं आज शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें अब आ रही हैं आपके स्क्रीन पर। सीएम राइज ने संदीपनी स्कूल कही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह विशेष मिशन है जिसमें विरासत भी है, विकास भी शामिल है। संदीपनी जो कि श्री कृष्ण के गुरु थे और संदीपनी आश्रम जो कि उज्जैन में है, तो मान्यता यही है कि मथुरा से चलकर श्री कृष्ण जब आए संदीपनी आश्रम, यानी कि उस वक्त का उज्जैनी, अवंतिका और आज का उज्जैन, और संदीपनी आश्रम में ही बाल कृष्ण की शिक्षा दीक्षा होती है और वहीं उनकी मुलाकात होती है सुदामा से। तो ये बात तो पौराणिक है, लेकिन आज वर्तमान में क्या हो रहा है ये भी समझिए। सीएम राइज स्कूल ये मोहन सरकार का एक राइजिंग प्रोजेक्ट भी है जिसके तहत स्कूल को उन्नयन करके इस लेवल का बना देना है कि उसमें सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल के हिसाब से अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सकें। लेकिन अब संदीपनी स्कूल का ही है क्योंकि इसमें विरासत है और विकास भी है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी, 19 धार्मिक नगरों में शराबबंदी हो चुकी है। आज तारीख है 1 अप्रैल 2025। महेश्वर में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला ले लिया गया था कि मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक नगरियों में शराबबंदी होगी, जिसे आज 1 अप्रैल 2025 की तारीख से लागू कर दिया गया है। इसकी जानकारी प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। बदलाव की बयार और विकास की रफ्तार। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार का प्रोजेक्ट है 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाना, और इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। बदलाव की बयार पर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने पोस्ट किया है, लेकिन किसके पोस्ट को रिपोस्ट किया है? दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो पोस्ट आया है छत्तीसगढ़ को लेकर, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से नक्सल उन्मूलन को लेकर दोनों ही सरकारें कार्यरत हैं, और इसी की प्रशंसा जब की गई तो इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पोस्ट को रिपोस्ट किया, सरकार का आभार भी माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर प्रशंसा भी की। इसके साथ ही साथ बीजेपी का मेगा अभियान छत्तीसगढ़ में गांव चलो अभियान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस यानी कि 6 अप्रैल से कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। और ये जो गांव चलो अभियान है इसे भारतीय जनता पार्टी तमाम अलग अलग राज्यों में चलाती आई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक निर्वहन हुआ है, और इसी की अपार सफलता से बीजेपी ने इस मेगा अभियान में शामिल किया है एक बार फिर से गांव चलो अभियान को, जिसमें कार्यकर्ता नेता गांव का प्रवास करेंगे। कई बड़े नेता भी गांव जाएंगे और वहां पर लोगों के साथ रुकेंगे, सरकार की योजनाओं की जानकारी भी लेंगे, किस प्रकार का फीडबैक मिलेगा। पीएम बढ़ाएंगे बेटियों का बान। मध्य प्रदेश की 3 बेटियों का चयन हुआ है। संसद में भाषण सुनाने का अवसर मिलेगा, और वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये विशेष चयन प्रतियोगिता के तहत इन बच्चों का चयन हुआ था, और ये मध्य प्रदेश के बच्चे अब आपको दिखाई देंगे संसद में भाषण सुनाते हुए, जहां पर वो भाषण सुना रहे होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये है शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। और चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, और आज की एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि सीएम राइज स्कूल का नाम अब बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अनुशंसा के आधार पर अब आप इसे संदीपनी स्कूल के नाम से जानेंगे। बड़ी खबर यह है कि सीएम राइज स्कूल वो स्कूल होता है जिसमें सरकार शासकीय स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों के बराबर तमाम तरह के जितनी भी योजनाएं होती हैं उसे शामिल करती हैं, ताकि संसाधनों की कमी सरकारी स्कूल में ना हो, गरीब बच्चों को ना हो, वो भी प्राइवेट स्कूल की जैसी पढ़ाई कर सकें। वह सुनिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके साथ ही साथ बच्चों को स्कूटी और लैपटॉप की राशि को लेकर भी क्या कहा, ये भी आप सुनिए। 12वीं पास सभी विद्यार्थी जिनने 75% से ऊपर नंबर लाए सरकारी स्कूलों के माध्यम से, इन सारे बच्चों के लिए 90,000 विद्यार्थी है। अगर अच्छे अंक लाते हैं तो आगे बढ़ने के लिए आजकल लैपटॉप की भी जरूरत है, तो सबको लैपटॉप देने का हमने एक कार्यक्रम किया। 224 करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा दी गई है। अरे सरकारी स्कूल में भी बच्चा है
और उसमें टैलेंट है, उसकी प्रतिभा है, तो उसको क्यों लैपटॉप नहीं देना चाहिए? उसको भी लैपटॉप देना चाहिए। बल्कि हमने तो और आगे बढ़े कि हमने तो बच्चों के लिए स्कूटी देने का भी, जो अच्छे बच्चे पढ़ के निकले, जिनने टॉप किया स्कूलों में, उनको ई स्कूटी किसको कहते हैं? आप में से भी जो स्कूल में टॉप आएगा आगे 12th में, तो आपको भी भविष्य में स्कूटी मिलेगी। हम ये स्कूटी योजना के अंतर्गत 7,832 विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी देने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो उन सारे बच्चों के लिए। तो 4,75,000 विद्यार्थियों को साइकिल दी गई। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे बच्चों के जिनके स्कूल से दूरी है और आने जाने की कठिनाइयां हैं, तो इनको हमने साइकिल देने का काम किया है। तो हम सब अपने सांदीपनी महाराज के नाम पर सीएम राय स्कूल के बजाय सांदीपनी स्कूल के नाम पर उसको प्रदेश भर में जाने जाएंगे। और इस खबर पर भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, ऐतिहासिक फैसला है, बातें इसमें विरासत की भी है, तो विकास भी इसमें शामिल है। उन्नयन कराएंगे पर नाम बदल दिया है साहब, सांदीपनी स्कूल कहिए, क्योंकि सीएम राइज स्कूल से ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों की याद दिलाता है ये स्कूल। ऐसा कुछ कह रहे हैं सीएम मोहन आज। विवेक, बिल्कुल, क्योंकि इन स्कूलों की खास बात यही थी कि जितने भी, चाहे वो सीबीएसई के स्कूल हो या फिर माध्यमिक मंडल बोर्ड के स्कूल हो, इन स्कूलों में जिस तरीके से प्राइवेट स्तर पर सुविधाएं छात्रों को मिलती थी, स्टूडेंट को मिलती थी, उसी तरीके की सुविधाओं को हाईटेक टेक्नोलॉजी के जरिए, जो शिक्षक हैं उनके जरिए, इंग्लिश मीडियम के जरिए, ये तमाम तरीके की जो फैसिलिटी एक प्राइवेट स्कूल में दी जाती थी, उसके लिए ये इसकी शुरुआत की गई थी। और सरकार की मंशा भी यही थी कि जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी और गुणवत्ता के साथ जो है वो शिक्षा मिल सके। लेकिन जो नाम रखा गया था वो सीएम राइज स्कूल रखा गया था। लेकिन अब मोहन सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कैबिनेट की बैठक में जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं विरासत और एक तरीके से उज्जैन में जिस तरीके से सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण ने शिक्षा ली थी और 63 विद्याओं के साथ करीब 16 कलाओं को उन्होंने वहाँ पर कम समय में जो है ग्रहण किया था। उनके गुरु थे सांदीपनी। ऐसे में उनके नाम पर, क्योंकि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शिक्षा का पूरा संसार जो है वो उज्जैन में प्राचीन काल से चला आ रहा है। यही कारण है कि वहाँ पर सांदीपनी आश्रम भी मौजूद है। एक लंबी विरासत है और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक तौर पर भी ये जोड़ती है। और ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया और इस ऐलान के साथ मोहन कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। यानी अब आने वाले समय में, यानी आज से सीएम राइज स्कूल के नाम से इन स्कूलों को नहीं जाना जाएगा, बल्कि जो शिक्षा के गुरु थे, कृष्ण भगवान को शिक्षा जिन्होंने दी थी ऋषि महाराज सांदीपनी, उनके नाम से जो है ये स्कूल जाने जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान भी किया और ऐलान के बाद मोहन कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दी। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। और चलिए मध्य प्रदेश की एक और बड़ी और ऐतिहासिक खबर आपको बता देते हैं। खबर यह है कि मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों में शराबबंदी कर दी गई है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अनुशंसा के आधार पर। आपको याद होगा महेश्वर में मोहन कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक हुई थी, जिसमें सरकार ने यह फैसला ले लिया था कि हम धार्मिक नगरों में सीमा के आधार पर शराबबंदी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि सरकार ने आखिर किन पैरामीटर्स का ध्यान इसमें रखा है। अभियान के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश भर के 85 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों के इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में हमने अपने 4 दिन के अलग अलग कार्यक्रम भी घोषित किए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे अपने स्कूल चलो अभियान के साथ ही नए सत्र के प्रारंभ में ही हमने सबको किताब कापियाँ जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत देने का जो हमारा प्रबंधन है वो हमने प्रदाय कर दी, ताकि स्कूल खुलते ही उनको बाज़ार से वो चीज़ खरीदने का डबल लोड नहीं पड़े। शासन की योजनाओं के आधार पर पंजीयन भी प्रक्रिया प्रारंभ की। किसी स्कूल में कोई भी जगह एडमिशन लेगा उसकी राज्य स्तर तक उसकी जानकारी रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई।
हाँ, हमने ये अपनी इस नीति के अंतर्गत ये निर्णय किया था कि धार्मिक शहरों से खास करके ऐसे स्थानों पर जहाँ यद्यपि पहले भी नर्मदा के उद्गम से लेकर के महासागर तक जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने शराबबंदी तो की थी, लेकिन उसकी एरिया डिफाइंड नहीं था। जहाँ हमारी आबादियाँ हैं उन आबादियों को खोलने की ज़रूरत थी। इसीलिए हमने महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर इनकी नगरीय सीमाओं को, जैसे उज्जैन में थी तो 1 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी थी, हमने कहा इसका एरिया डिसाइड होना चाहिए, इसलिए नगरीय क्षेत्र में हर एक की सीमा घोषित करने का प्रयास किया है। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे? पहले महेश कैबिनेट में था, इस बात का ऐलान कर दिया था और आज 1 अप्रैल है, नियम लागू हो चुका है। 19 धार्मिक नगरों में शराबबंदी। जी बिल्कुल, क्योंकि आज 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में कई बड़े बदलाव देखे गए हैं। प्रॉपर्टी महंगी हो गई है, इसके अलावा कई बड़े बदलाव जो हैं वो आम जनता के लिहाज से किए गए हैं। लेकिन एक बड़ा बदलाव जिसे हम कह सकते हैं कि इस मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव, और ये बड़ा बदलाव पहले ऐलान के तौर पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया था, लेकिन अब इसे आज से लागू कर दिया गया है। यानी उन धार्मिक नगरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा गया, लगातार वहां से एक मांग उठ रही थी कि इन धार्मिक नगरों से शराब की दुकानों को हटाया जाए, इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही। और यही कारण था कि मोहन सरकार के इस ऐलान के बाद जो है फैसला लिया गया, आबकारी नीति में परिवर्तन किया गया और उसके बाद आज से कई जगहों पर जो है शराब बंदी की तरफ हम इसे एक बड़ा कदम मान सकते हैं, जिसे आज से सरकार ने लागू कर दिया। यानी इन धार्मिक नगरों में जो है अब शराब की दुकानें नहीं मिलेगी और वहाँ पर जो आबकारी विभाग है वहाँ पर ये भी देखेगा कि वहाँ पर किसी तरीके की अवैध शराब का जो है परिवहन वहाँ पर बिक्री ना हो सके। तो मोहन सरकार का एक बड़ा कदम है। हालांकि सरकार आगे भी इस दिशा में सोच रही है कि किस तरीके से शराबबंदी की जाए, क्योंकि एक बड़ी मांग मध्य प्रदेश में शराबबंदी की उठी थी। कई आंदोलन भी इसके पीछे चलाए गए, लेकिन शिवराज सरकार में जो है नर्मदा किनारे जो है 5 किलोमीटर के दायरे के लगभग जो है शराब दुकानों को हटाने का काम किया था। लेकिन जिस तरीके से मोहन सरकार ने एक पूरा क्षेत्र आइडेंटिफाई किया, पूरा एक एरिया देखा और वहाँ पर धार्मिक स्थलों पर सबसे पहले इसकी शुरुआत की है, तो ये स्वागत योग्य फैसला था और यही कारण था कि आपने उसको और अपडेट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वक्त आखिर छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है। दरअसल नक्सल मुक्त अभियान को लेकर दोनों ही सरकारें यानी कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की साय सरकार एकजुट है और यही वजह है कि एक चौंका देने वाला रिकॉर्ड भी छत्तीसगढ़ को मिला है। इसे लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस बदलाव की बयार को अपने पोस्ट में समेटने की कोशिश की और इसी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रिपोस्ट किया और छत्तीसगढ़ के बेहतर भविष्य के लिए केंद्र और राज्य दोनों के योगदान को इसमें अंगीकृत किया और यह भी बताया है कि किस प्रकार से ये दोनों ही सरकारें छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए कार्य कर रही। अब आपको इस पूरे मामले में यह भी बताते चलें कि जिस प्रकार से नक्सलवाद पर कार्रवाई हो रही है, विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निशाना साधा और इसके साथ ही साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी भी दी है, वो भी सुनवा देते हैं आपको। देखिए, कांग्रेस बौखलाई हुई है, लगातार हार के ऊपर हार। विधानसभा में बुरी तरह से पराजित हुए, लोकसभा में पराजित हुए, अभी नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में पूरा क्लीन स्वीप हो गए। तो बौखलाहट में ये लोग उल जलूल बोल रहे हैं। ये तो पूरा छत्तीसगढ़ और देश जानता है कि किसके राज्य में नक्सली फले फूले और किसके राज्य में नक्सलियों के साथ मजबूती से लड़ाई हो रही। माननीय अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ प्रवास निर्धारित हुआ है। 4 तारीख को जब सत्र समाप्त होगा उसके बाद शाम को मतलब रात तक
वो रायपुर पहुंचेंगे, रात रायपुर में रुकेंगे और दूसरे दिन सुबह दंतेवाड़ा जाने का है। दंतेवाड़ा में सर्वप्रथम माँ दंतेश्वरी के दर्शन, नवरात्रि का समय है, चैत्र शुक्ल की नवरात्रि है, महत्वपूर्ण समय है। माता जी के दर्शन के उपरांत आप सबको ध्यान में है एक विषय कि बस्तर पंडुम ये कार्यक्रम चल रहा है, तो ये 1 तारीख का है। 2 तारीख को महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन किए हैं, अगर उनका समय मिलता है तो उनका जाना होगा, और 3 तारीख को माननीय अमित शाह जी का जाना होगा। तो माननीय अमित शाह जी वहाँ पर बस्तर पंडुम में सम्मिलित होने के बाद बस्तर में जितने जनप्रतिनिधि बने, विशेष रूप से जनपद के अध्यक्ष, पूरे बस्तर के जनपद के अध्यक्ष, पूरे बस्तर के जिला पंचायत के अध्यक्ष और नगरीय निकायों के अध्यक्ष, जितने भी स्थानीय चुनाव हुए उन स्थानीय चुनाव के जनप्रतिनिधियों के साथ उनका भोजन ऐसा रखा गया है। और विशेष रूप से 4 जिलों के 10-10 सरपंच भी लिए गए, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, जो 4 प्रभावित जिले हैं, ऐसे उसके 10-10 सरपंच भी लिए गए हैं जो नए चुनकर अभी आए हैं। उनके साथ भोजन का कार्यक्रम है, चर्चा का कार्यक्रम है, और उसके बाद कमांडर्स के साथ उनकी मीटिंग है। जिन कमांडर्स ने बड़े ऑपरेशंस में अभी भाग लिए हैं, उन कमांडर्स के साथ अमित शाह जी की मीटिंग है। और रायपुर का रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवम, नक्सल प्रभावित जिले 12 थे घटकर 6 हो गए, खुशी मना रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, सराहना भी कर रहे हैं किस प्रकार से हमारे सुरक्षा बलों की भी ये बहुत बड़ी जीत है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सियासत इस पर ना हो? तो जिस प्रकार से पूर्व में बयान दिया था कांग्रेस ने, उस पर सीएम साय निशाना साधते भी नजर आए। जी बिल्कुल विवेक, देखिए सियासत वाली बात तो ये पिछले दशकों से बनी हुई है, लेकिन इस बार जो छत्तीसगढ़ ने रिकॉर्ड बनाया है, बीजेपी सरकार ने जो रिकॉर्ड बनाया वो बिल्कुल काबिले तारीफ है, क्योंकि पिछले दशकों में कभी भी इतने इनकाउंटर्स, इतने नक्सली के आत्मसमर्पण और साथ में गिरफ्तारी कभी नहीं देखी गई थी। और ये कहीं ना कहीं जो नई पुनर्वास नीति है छत्तीसगढ़ सरकार की, और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो एक्शन प्लान तैयार किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, वो दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात इसमें ये भी खटकती कि बार बार सियासत छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद मामले पर होती रहती है। अब जो नया मसला सामने आया है वो देश के गृह मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र वो 12 से घट करके 6 हो चुके हैं, जो कि पूरे देश भर का भी आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं इस विषय पर भी छत्तीसगढ़ में सियासत गरमा रही है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस ट्वीट को लेकर के सीएम विष्णुदेव साय ने आभार जताया और ये बताया कि ये जो पीएम मोदी और अमित शाह की दूरदर्शी नक्सलवाद खात्मे को लेकर के जो योजना थी और जो दूरदर्शी एक नज़र जो सामने आई थी, वो उसको लेकर के ये पूरे परिणाम सामने आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार नक्सलवाद के खात्मे के खिलाफ बढ़ रही है। और इसके साथ साथ जो एक लक्ष्य तय किया गया है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। तो इस विषय पर लगातार सियासत भी चलती आ रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी बयान आज सामने आया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल 15 साल के शासनकाल को गिना रहे हैं जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और वो कह रहे हैं कि 15 साल में तमाम जो नक्सली वारदात हुई जिसमें कांग्रेस के नेताओं की भी हत्या की गई, तो कहीं ना कहीं तब ज़्यादा नक्सली अपने खूंखार रूप में रहते थे और तभी सबसे ज़्यादा घटनाओं को अंजाम देते थे। लेकिन जब भूपेश बघेल की सरकार आई 15 साल के बाद, तो उन्होंने जो नीतियों को अपनाया उससे कहीं ना कहीं आगे बढ़कर अब बीजेपी काम कर रही है, इसलिए नक्सलवाद का सफाया किया जा रहा है। इसे एक तरह से ये भी देखा जा रहा है कि क्रेडिट लेने की बात जरूर और भी है शिवम, जैसे आप भी कई सालों से देख रहे हैं कि देखिए नक्सल घटनाएं सामने आती थी, लेकिन जो प्रतिकार होता था, जवाबी कार्रवाई होती थी, वो हो तो रही थी पर इतनी त्वरित नहीं थी। अब जो खबरें सामने आ रही है साहब कि फला जंगल को घेर लिया गया, 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, ये ऐतिहासिक कार्रवाई है और कोई महीना ऐसा नहीं बीत रहा है जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र से इस तरह की कार्रवाई सामने ना आए। 50 से ज्यादा नक्सलियों का एक दिन में सरेंडर होना, यह बहुत बड़ी बात है। इनामी नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है और वो मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं।
जी बिल्कुल विवेक, लगभग आप 15 महीने की सरकार के आंकड़ों में जाएंगे तो आपको 360 के आसपास नक्सली जो कि ढेर किए गए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जो कई पिछले 6 महीने में कम से कम 3 ऐसी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई हैं जिसमें नक्सली ज़्यादा ढेर हुए हैं। यानी कि देश के आंकड़ों में सबसे ज़्यादा जो नक्सल ढेर करने वाले आंकड़े थे वो अभी पिछले 6 महीनों में निकल कर सामने आया, चाहे कांकेर की बात हो या फिर अन्य जिलों की बात हो। क्योंकि अब जो है परिस्थिति बदल चुकी है। पिछले साल अमित शाह पहुंचे थे, अगस्त का महीना था, तब रणनीति बनी थी। 7 राज्य के अधिकारी और तमाम वरिष्ठ नेता और उसके साथ साथ जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारी थे वो उस बैठक में मौजूद होते हैं और 7 राज्यों के लिए एक साथ नीति बनाते हैं अमित शाह। और उसके बाद लगातार प्रहार चलता है और प्रहार के बाद 3 महीने के बाद ही सबसे बड़ा देश का इनकाउंटर सामने आ जाता है। सही कहा आपने शिवम, और उसका रिजल्ट हम देख भी रहे हैं, आंकड़े साफ साफ समझ में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ से ही एक और बड़ी और अहम खबर है। भारतीय जनता पार्टी समूचे छत्तीसगढ़ में खास अभियान चलाने जा रही है जिसमें गांव चलो अभियान शामिल है। अब इस अभियान पर बीजेपी इतना फोकस क्यों किए हुए ये भी आपको बता देते हैं। गांव चलो अभियान दरअसल तमाम राज्यों में चलाया गया था जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और भी तमाम राज्यों में, और इसकी सफलता भी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो किसी गांव में शयन करते हैं, प्रवास करते हैं और वहां के ग्रामीणों से फीडबैक लेते हैं। परंपरागत ये बीजेपी का कार्यक्रम होगा। स्थापना दिवस से इसकी शुरुआत होगी। जिला है, नगर पंचायत नगरीय निकाय हो, त्रिस्तरीय पंचायत हो, जनपद है, जिला है, नगर पंचायत के हमारे पार्षद से लेकर अध्यक्ष तक हमारे महापौर हैं और प्रदेश के पदाधिकारी से लेकर मंडल की इकाई, मोर्चे की इकाई, सभी लोग। और गांव चलो अभियान हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। स्थापना दिवस 6 अप्रैल को है भारतीय जनता पार्टी के, उसके अवसर पर ये महत्वपूर्ण आयोजन और हम सब मिलकर संपन्न करा रहे हैं। रायपुर का रुख कर रहे हैं, हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी अविनाश, क्या कुछ खास शामिल है स्थापना दिवस के कार्यक्रम में? गांव चलो अभियान है, साथ ही साथ तमाम नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी प्रवास पर भी रहेंगे, और क्या कुछ खास कार्यक्रम बीजेपी चलाएगी स्थापना दिवस पर? देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में बीजेपी के स्थापना दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में ये आयोजन किया जा रहा है। और गांव चलो अभियान के इस कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी और भी ज़्यादा अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेगी। तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं संगठन के, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबको एक अलग अलग जिम्मेदारी जो है वो भी इस कार्यक्रम में दी गई है। और जिस तरह से बीजेपी ने एक सदस्यता अभियान प्रदेश भर में चलाया, जो लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य को पूरा करने के बाद जो संगठन के जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद अब बीजेपी का जो अगला जो कार्यक्रम है वो गांव चलो अभियान है, जिसमें बीजेपी के स्थापना दिवस पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गांव-गांव के लोगों से मुलाकात कर, उनसे चर्चा कर, बीजेपी के कार्यक्रमों को लेकर, उनके विचारधारा को लेकर जो है चर्चा भी की जाएगी। और इस तरह से संगठन को मजबूती देने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्यक्रम स्थापना दिवस के मौके पर रखा गया है। प्रत्येक गांव में जाकर अंतिम व्यक्ति से उनसे मुलाकात कर, उनकी समस्या सुन और संगठन का जो संगठन की जो रणनीति है कि कैसे संगठन से और भी ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सके, कैसे संगठन को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके, उस दिशा में ये कार्यक्रम जो है वो होना है। और इसीलिए स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी की ओर से गांव चलो अभियान का जो शुरुआत है वो होने जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। और चलिए आज की आखिरी खबर आपको बता देते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में अपने भाषण की शैली से प्रभावित करेंगी मध्य प्रदेश की 3 बेटियां। जी हाँ, इनका विशेष चयन हुआ है, तो संसद में ये बेटियां प्रदेश का मान भी बढ़ाएंगी और बेटियों का भाषण सुनेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तब मैंने अपना पहला जो फर्स्ट प्राइज़ है वो जीता था भाषण प्रतियोगिता में, जिसका श्रेय मेरी माँ को जाता है, क्योंकि उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था कि भाषण क्या होता है और वक्तृत्व कला क्या होती है। तो किस शब्द का उच्चारण कैसे करना है, किस भाव से करना है, मुझे मेरी माँ ने सिखाया, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ और आज मुझे मौका मिला है संसद में बोलने का, उद्बोधन अपना पेश करने का मोदी जी के सामने।
तो पीएम मोदी के समक्ष अपना ये बेटियां भाषण देंगी और इनका चयन किया गया है। इसमें संसद में ये विशेष भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष दिया जाएगा और इन बेटियों का भाषण बाकायदा प्रधानमंत्री, संसद के सदस्य सुनेंगे। विशेष प्रतियोगिता के तहत इन बेटियों का चयन किया गया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए BS टीवी। नमस्कार।